हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज चर्चा करनी है हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर की। फोर्थ लेक्चर ऑन ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना। गलती से किसी को बता दो कि 5 लेक्चर में चैप्टर खत्म कर देता हूँ तो वह हैरान हो जाता है। इतना बड़ा चैप्टर कहाँ से 5 लेक्चर में खत्म हो जाता है। मैं कहता हूँ बिना मेहनत मशक्कत करे 5 में खत्म हो जाएगा, बिना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाले। मैं कोई 1 मिनट भी आपका फालतू नहीं ले रहा, कम ही देता हूँ रोज के मुकाबले, तब भी खत्म हो जाता है। बाबू, अभी फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर करना है। आज थोड़ी सी बात नोट्स की तो खत्म करेंगे, थोड़ी सी केस स्टडी की भी बात कर लूंगा। फंक्शनल डिवीजन से कैसे केसेस आते हैं। ठीक है जी, आप सब सामने देखना बेटा। पहले एक बार सब सामने देख लो। कल बेटा बात करी थी मैंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे टुकड़े करना on the basis of major functions to be performed in the organization. It is known as the functional structure. चलो उत्तर जी सामने देखना जी। बेटा, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। बेटा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे टुकड़े कर दो इस हिसाब से कि कौन कौन से मेजर फंक्शन आपके यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। इसे फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, इट इज नोन एज द डिविजनल स्ट्रक्चर। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे टुकड़े करना इस हिसाब से कि आप कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो। पहले बेटा यहाँ प्रोडक्ट वाइज में ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करूंगा, फिर डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करूंगा। ठीक है। जब भी डिविजनल स्ट्रक्चर की मेरिट या डीमेरिट सोचनी हो, हमेशा डिविजनल हेड के एंगल से सोचने की कोशिश करना कि वो इंसान जो लेदर डिवीजन का हेड है उसके हिसाब से मेरिट्स डीमेरिट सोचना, तो पढ़ना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। ठीक है जी। और फंक्शनल में तो इजीली सोच लोगे, कोई एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसके हिसाब से एडवांटेज डिसएडवांटेज सोच सकते हो आप। ठीक है जी। अब बेटा, मुझे एडवांटेज डिसएडवांटेज का जिक्र करना है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सीधा पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। मैं बोलूंगा, आप सिर्फ गेस करना। ठीक है जी। और सोच समझ के बेटा सारा चैप्टर खुद ही निपटा देंगे। ठीक है ना जी, फिर पढ़ लेंगे भैया क्या आ जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल आप सामने देखो। तो वो आपको क्या लगता है, स्पेशलाइजेशन किसकी मेरिट है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल की मेरिट है स्पेशलाइजेशन या डिविजनल की? मेरी तरफ देखो बस, कोई नहीं, गैस ही करना है, गलत ही तो हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बताओ बोलो, फंक्शनल और डिविजनल? डिविजनल ऑलवेज फंक्शनल। क्यों? बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पोस्ट कर दिए गए हो, पूरी जिंदगी एक ही काम करना है, अब प्रोडक्शन से बाहर नहीं आना। ठीक है ना जी। सर आप सोचो ना, स्पेशलाइजेशन कितना हो जाएगा, और 6 महीने बाद ही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना जी। और बेटा, यही मैं बोलूं, आप लेदर डिवीजन के हेड हो, बेटा आप एक भी काम में एक्सपर्ट नहीं होंगे, स्पेशलाइज नहीं होंगे। वो बात अलग है कि आपके अंदर मल्टीपल स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल स्किल्स इज द मेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। इस आदमी को मल्टीपल काम आते होंगे, प्रोडक्शन भी पता होगा, सेल्स भी, मार्केटिंग भी, फाइनेंस भी, अकाउंटिंग भी, बस सब थोड़ा थोड़ा। एक्सपर्ट ये किसी में नहीं है। पर बेटा, जो आदमी यहाँ काम कर रहा है ना, वो एक्सपर्ट है प्रोडक्शन में, उसे बाकी के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसके अंदर मल्टीपल स्किल्स हैं, पर ये एक्सपर्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। ये स्पेशलिस्ट है पर मल्टीपल स्किल्स नहीं है। ठीक है जी। तो स्पेशलाइजेशन इसकी मेरिट है, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल स्किल्स इसकी मेरिट है। दो बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इजी है अभी तक? ट्रेनिंग देना कहाँ आसान है? फंक्शनल डिविजनल? फंक्शनल ऑब्वियसली। इस आदमी को कहना प्रोडक्शन सीख ले, बस प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दो, चल भाई काम शुरू कर दे। जैसे ही प्रोडक्शन की ट्रेनिंग खत्म हुई, बेटा इस आदमी को पहले प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दो, फिर परचेस कैसे करते हैं, फिर सेल्स, फिर मार्केटिंग, फाइनेंसिंग,
अकाउंटिंग सारे काम सिखाने पड़ेंगे। यहाँ ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल है, यहाँ ट्रेनिंग देना आसान है। समझ में आ रही बात? कोऑर्डिनेशन बिठाना कहाँ से? फंक्शनल डिविजनल। फंक्शनल क्यों भैया? 4 डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बिठाया, खत्म कहानी। यहाँ पहले 4 डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बिठाया, सभी डिवीजन ने अपने अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बिठाया, फिर डिवीजन वाइज कोऑर्डिनेशन बिठाया, तब जाकर पूरा कोऑर्डिनेशन बैठेगा। ठीक है ना जी? इतना आसान नहीं होगा कोऑर्डिनेशन बिठाना। जितने ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे, जितने ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे, उतना कोऑर्डिनेशन बिठाना मुश्किल होता है। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट है भैया, हर डिवीजन में 4-4 डिपार्टमेंट है, तो बिठाना मुश्किल ही तो है कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना कहाँ आसान है? नहीं तो देखते रहो। देखो प्लीज, नोट्स की अभी कोई जरूरत नहीं है, कभी सीख नहीं पाओगे, रखते रहोगे, वरना अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना कहाँ आसान है? जल्दी बताओ, अकाउंटेबिलिटी समझते हो ना? काम पूरा नहीं हुआ आपसे, कहाँ आसानी से पकड़ पाएगा टॉप लेवल आपको? हमेशा डिविजनल। अब मैं कहता हूँ भैया फुटवियर डिवीजन में लॉस आ गया, यू विल बी हेल्ड गिल्टी। 1 मिनट में गिल्टी हो आप। क्यों भैया? डिविजनल हेड को ऐसे पावर दी जाती है जैसे ऑटोनोमस यूनिट है। फुटवियर डिवीजन का हेड जिसको बनाया जाता है ना, उसे कहा जाता है जो मर्जी डिसीजन ले ले इस डिवीजन से रिलेटेड, जो तुझे करना है वो कर दे। अगर इतनी बड़ी पावर दे दी, ऑटोनोमस यूनिट की तरह आपको ऑपरेट करने को दे दिया, सारे डिसीजन आपने लिए, आप बिल्कुल वैसे ही होते जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एमडी है। फुटवियर डिवीजन को ये कहा जाता है तू समझ ले तू एमडी है, ये तेरी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जो मर्जी कर। अगर इतना करने के बाद भी लॉस आ जाए तो भैया और क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन? 1 मिनट में आपको जिम्मेदार ठहरा देगी और आप अकाउंटेबल हो। लेकिन बेटा यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि भगवान ना करे बेटा सेल्स टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं हुई, आपने बुला लिया सेल्स मैनेजर को, भाई बता तेरी गलती लग रही है मुझे, तो कह रहा सर मेरी कहाँ से गलती? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन ही नहीं करके दिया, मैं तो सेल्स तब करता ना प्रोडक्शन होता। चलो भाई, अब प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाओ, सर मेरी कहाँ से गलती? मैं तो तब प्रोड्यूस करता जब रॉ मटेरियल आता, परचेस ने रॉ मटेरियल नहीं खरीद के लिया। घूमते रहो, गलती निकालते निकालते तुम्हें पसीने आ जाएंगे। परचेस पे पहुंचे, उसने कहा जी फाइनेंस वाले ने पैसे नहीं दिए। कहाँ से परचेस करता रॉ मटेरियल? बेटे लड़ते रह जाओगे, सब एक दूसरे के ऊपर गलतियां थोपते रहेंगे। यहाँ बहुत मुश्किल होता है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। यहाँ तो बहुत आसान है, जिस डिवीजन में लॉस आ गया गया, उसका तो डिविजनल हेड बचा ही नहीं सकता उसको कोई। इट इज इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। डिसीजन मेकिंग कहाँ चलती है? क्विक डिसीजन मेकिंग किसकी मेरिट होनी चाहिए? डिविजनल। क्यों? ऑटोनॉमस यूनिट है भैया, आपसे आपको तो कहीं नहीं, टॉप लेवल से कुछ पूछ ले जवाब दे दे। डिविजनल हेड कहा जाता है जो मर्जी डिसीजन ले, जब जो मर्जी ले, उसने पूछना ही नहीं, ऊपर तो ले लेगा बहुत जल्दी। यहाँ क्या है, परचेस मैनेजर ने कुछ करना है, पहले पूछना है एमडी से सर ऐसा कर दो, उसने कुछ करना है, पहले पूछना है ऊपर से सर कर दो, वहां से भी रिप्लाई आने में 1-2 दिन लगेंगे। सर यहाँ डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी नहीं होती, यहाँ डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक है। समझ में आती है अभी तक सारी बात? सस्ता कौन सा पड़ता हो? सस्ता इकोनॉमिकल यानी कि कौन पड़ता होगा? फंक्शनल। क्यों बेटा? डिवीजन में ना एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप शायद समझते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की। हद से ज्यादा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। यानी कि ये समझो ना बेटा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट लेदर बैग्स का अलग है, गारमेंट्स का अलग है, फुटवियर का अलग है, कॉस्मेटिक का अलग है। अब भैया मान लो लेदर बैग का डिपार्टमेंट आज ऐड करने की सोच रहा है, इसने टीवी ऐड करा, लेदर बैग दिखाए, कंपनी का नाम बताया, सारी डिटेल दी, चलो खत्म हो गई कहानी। कुछ दिन बाद इसने टीवी ऐड करा, इसने भी 5 करोड़ फूक दिए, फुटवेयर दिया है, इसने भी ऐड करा 5 करोड़, इसने भी फूक दिए। 4 बंदों ने एक ही काम करा, ऐड करा, 20 करोड़ रुपए लगा दिए। और मैं कहता हूं अगर आप 4 प्रोडक्ट बनाते थे लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रखा था, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऐड करता, 5 करोड़ का ही ऐड करता, चारों प्रोडक्ट दिखा देता, खत्म कहानी। ऐड ही तो करना था, हो गया। यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, दिखाई दे रहा ना कितनी ज्यादा बार हम रिपीट कर रहे हैं एक ही चीज को, इसी वजह से हमेशा कॉस्टली पड़ेगा। और दिखाई दिया मैंने, कहा 5 करोड़, कहा 20 करोड़। सेम अगर ये सोचो ना कि मैंने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर रखा है चारों जगह, 4 अकाउंट मैनेजर, चारों की सैलरी 1-1 लाख रुपए महीना, और यहाँ एक अकाउंट मैनेजर जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना,
कहाँ 4 लाख रुपए महीना, कहाँ 1 लाख रुपए महीना, दिख नहीं रहा डुप्लीकेशन कितना है। तो हमेशा सस्ता कौन सा पड़ेगा, ये पड़ेगा। एक्सपेंशन करना कहाँ आसान है। फंक्शनल और डिविजनल, बेटा हमेशा डिविजनल। फंक्शनल में प्रॉब्लम क्या, मैं ये भी बता देता हूँ, डिवीजन में क्यों आसान है ये भी बता देता हूँ। मान लो कल को आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया एसेसरीज, ठीक है जी, हेयर एसेसरी। बेटा आपने क्या करा, एक नया डिवीजन खोला एसेसरीज, 4 डिपार्टमेंट क्रिएट करे, चारों के लिए नया स्टाफ आया, उन्हें समझा दिया तुम्हें क्या करना है। यकीन मानना इन चारों डिवीजन को पता भी नहीं लगेगा पांचवा कब ऐड हो गया, पता ही नहीं लगेगा कब ऐड हो गया, विदाउट अ डिस्टर्बेंस। ठीक है जी। और बेटा यहाँ पर, यहाँ तो बहुत हॉचपॉच हो जाएगी। यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को कहना पड़ेगा भाई तूने अब ना हेयर एक्सेसरी भी प्रोड्यूस करनी है, इसको कहना पड़ेगा इसके लिए भी रॉ मटेरियल खरीद, इसको कहना पड़ेगा इसको भी बेचने की कोशिश कर, इसको कहना पड़ेगा इसका भी ऐड कर, इससे भी रिलेटेड मार्केटिंग दे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब कर जाओगे। समझ में आ रही है ना बात, की परेशानी होगी होगी। क्लियर है बात। एक्सपेंशन यहाँ आसान है। अभी तक मैंने जितनी बातें बोली समराइज कर दो, ऐसा भी ना भाग जाए ना कि पता लगे टॉपिक हाथ से निकल जाए। स्पेशलाइजेशन किसकी मेरिट है, दोबारा बताओ। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल स्किल्स यहाँ डेवलप होते हैं डिविजनल हेड को, यहाँ स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। ट्रेनिंग कहाँ आसान है, एक ही काम सिखाना है या चारों काम सिखाने हैं, अभी मेरे एग्जाम्पल में तो यही आसान है। सस्ता कौन सा पड़ता है अभी बताया, ये पड़ता है। क्यों, यहाँ क्या परेशानी है, सस्ता क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि डुप्लीकेशन होगा, किसकी लिमिटेशन है, डुप्लीकेशन होगा। ठीक है ना जी। तो वो कोऑर्डिनेशन बिठाना कहाँ आसान है, कोऑर्डिनेशन बिठाना यहाँ आसान है। ठीक है ना जी। यहाँ पहले डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिठाओगे, फिर डिविजनल कोऑर्डिनेशन बिठाओगे, तब जाके कोऑर्डिनेशन बैठेगा। यहाँ डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिठाया, बैठ गया कोऑर्डिनेशन। समझ आती है अभी तक सारी बात। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना यहाँ आसान है। ठीक है ना जी। आपके डिवीजन में लॉस आया, सीधा आप अकाउंटेबल हो, कुछ कहने की बात ही नहीं। क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ होती है, क्योंकि ऑटोनोमस यूनिट की तरह ऑपरेट करते हो, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है, आपकी पूरी यूनिट की, पूरे डिवीजन की। आप ऐसे समझो जैसे एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और आप उसके एमडी। ठीक है ना जी। इजी एक्सपेंशन इसकी मेरिट है। हैव डन, बात समझ में आ गई। फंक्शनल स्ट्रक्चर खोलो, चारों मेरिट पढ़ा दी मैंने, नाम पढ़ लो बस, हेडिंग हेडिंग जल्दी जल्दी पढ़ना, स्पीड बढ़ाकर। चारों मेरिट डन है। लिमिटेशन बताओ मुझे, पहली क्या लिखी है, एंट्रेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इधर देखना पुत्र जी, इधर देखना। यही थोड़ी देर के बाद इसकी भी डीमेरिट आएगी। बेटा जब हम ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं या डिवीजन में बांट देते हैं ना, देखो डिपार्टमेंट आइसोलेशन में काम करना शुरू कर देता है, सेम कमी डिवीजन में भी है, डिवीजन भी आइसोलेशन में काम करना शुरू कर देता है। हम ना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने ना डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को या डिविजनल ऑब्जेक्टिव को, रादर देन ऑर्गेनाइजेशनल टोटल इंटरेस्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हालात होते हैं बेटा, एक आप जगह पर फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री प्रेमाइसेस में गए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, आप गए, आपने देखा एक बिल्डिंग है, लिखा हुआ है सेल्स डिपार्टमेंट, दूसरी बिल्डिंग प्रोडक्शन परचेज, भाई आपस में मिलते ही कभी नहीं है। ठीक है ना। दूसरी बिल्डिंग में कार्ड ही स्वाइप नहीं होता आपका, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हो, जिस मल्टी डिपार्टमेंट में कार्ड लगा के देख लेना, स्वाइप नहीं होता, गेट भी नहीं खुलता। आपके डिपार्टमेंट में कार्ड स्वाइप होता है, आपके डिपार्टमेंट के गेट खोलते हैं, चलो एंट्री हो जाती है आपकी। सर कभी नहीं गए दूसरे डिपार्टमेंट में, कभी दूसरे डिपार्टमेंट को जानते नहीं। अब आप समझो ना, आपको ऐसा लगता है कि मैं आइसोलेशन में ही काम कर रहा हूँ, और उस आइसोलेशन में आप इतना बह जाते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का टोटल इंटरेस्ट इग्नोर हो जाता है। हम ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भूल जाते हैं, हम सोचते हैं अच्छा मेरे डिपार्टमेंट का गोल है इस साल 1 लाख यूनिट बननी चाहिए, बस मैं तो बना ही दूंगा, मुझे नहीं पता वो बेच पाए कि नहीं बेच पाए। सर ये सोच बहुत खराब होती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के हमेशा अगेंस्ट हो जाती है। क्योंकि अगर मैं ये कहूं मैगी बैन हो चुकी है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं 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 नहीं, हमारा तो टारगेट था 1 लाख यूनिट बनाने का, हम तो बनाएंगे बनाएंगे चाहे बैन हो चुकी है, ऐसे क्या करोगे बैन हो चुकी है बना के। समझ में आ रही है बात। तो हम जो ऑब्जेक्टिव है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसको भूल जाते हैं, अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस देते हैं, यहाँ अपने डिवीजन के ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस देती है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। चल तूने 12 लाख रुपए साल के कमा भी लिए, इसने 10 लाख का लॉस कर दिया, इसने 15 का कर दिया, इसने 20 का कर दिया, क्या करेगा तेरा 12 लाख। ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग इन ह्यूज लॉसेस, क्या कर लोगे आप उससे।
समझ आ रही है बात? तो हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के टोटल इंटरेस्ट को रादर देन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव और द डिविजनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर बात? एक सेकंड लगाना है ये पढ़ना। डिविजनल में भी पढ़ दो, डिविजनल में भी सेम हेडिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर्ड, शायद डिसएडवांटेज नंबर 3। समझ आती है जी बात? बिल्कुल अच्छे से। बेटा सेकंड नंबर पे हेडिंग लिखी होगी कन्फ्लिक्ट, इधर भी लिखी है उधर भी लिखी है, दोनों की एक ही साथ समझा, आराम से सुनो बेटा। समटाइम्स इंटरेस्ट ऑफ वन टू और मोर डिपार्टमेंट में नॉट बी कंपैटिबल टू ईच अदर, और इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइजेस हो जाते हैं। देखो कन्फ्लिक्ट का मेन कारण तो आपको पता ही है, दुनिया में कन्फ्लिक्ट सिर्फ किस चीज का है? एक ही चीज का तो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन में इसी चीज का है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके पास पहुंच गया जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जी हमें इस बार ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने का टारगेट है, आप हमें कुछ फाइनेंसेस दो, हमें एक मशीन बाय करनी है। अच्छा जी ठीक है जी, देंगे आपको फाइनेंसेस, आपकी रिक्वेस्ट आ गई है, देखते हैं। ठीक है जी, इधर से रिक्वेस्ट डाल दी पर परचेज डिपार्टमेंट ने भी, जी हमें रॉ मटेरियल बाय करना है, आप हमें जरा फंड थोड़ा सा इशू करके दो। उन्होंने कहा जी नहीं, प्रोडक्शन की रिक्वेस्ट पहले आ चुकी है, उनका देखना है। भैया वो कह रहा कि मैं खरीदूंगा तभी तो वो प्रोड्यूस करेगा, तुम पैसे नहीं दोगे, मैं खरीदूंगा नहीं, प्रोड्यूस क्या करेगा? मशीनरी ले भी लेगा तो क्या, रॉ मटेरियल ना खरीदूं? चलो जी ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट भी देखेंगे। तीसरा डिपार्टमेंट मार्केटिंग आगे, जी मुझे ऐड करना है, लो पहले वैसे मुझसे दो। तो भैया इसी चीज का तो कन्फ्लिक्ट है कि हम ना कहीं भी ये नहीं देखते कि दूसरे डिपार्टमेंट को भी पैसे की होता है। हर कोई कूदता है कि पहले पैसा मेरे डिपार्टमेंट को आ जाए, दूसरा क्या भाड़ में। और इसी चीजों के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेम यहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा है। मान लो ये डिवीजन प्रॉफिट में है, ठीक है जी, और ये तीनों इनिशियली लॉसेस में है, नए नए डिवीजन बने थे, ये अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है। ये अब पहुंच गया एमडी के पास, जी हमें सबसे पहले फाइनेंसेस दो, हम ही कमा कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। और ये कह रहे हैं कि अगर हमें दोगे नहीं तो हम लॉसेस के साथ कोप अप कैसे करेंगे? ये कह रहा है भाई कमा के मैं देता हूं तो मेरा तो पहले बनता है, कमा के ही मैंने दिया। और ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें आज नहीं सपोर्ट करोगे तो प्रॉफिट में तो सपोर्ट की हमें वैसे भी जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत तो लॉस में ही है। अब दिख रहा है बेटा कि डिवीजन के भी ना इंटरेस्ट कई बार कंपैटिबल नहीं होते टू ईच अदर, और डिपार्टमेंट के भी नहीं होते। लड़ाई सिर्फ एक ही चीज की है, पैसों की, पर लड़ाई है, कन्फ्लिक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। समझ आती है बात? पढ़ना एक मिनट फटाफट से दोनों जगह पे। ठीक है जी बेटा, इधर थर्ड हेडिंग आती है इनफ्लेक्सिबिलिटी। और इसको समझाने के लिए मैं एक बात बोलता हूँ, दुनिया की बेटा सबसे डिफिकल्ट जॉब पता है क्या है? टू अप्रिशिएट अदर्स जॉब। क्योंकि दुनिया में सबको लगता है कि मैं कर रहा हूँ काम तो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ठीक है ना, मतलब ऐसे भ्रम लोग पाल लेते हैं कि मैं हूं तो दुनिया है, तुम जैसे रोज कई लाखों चले जाते हैं और दुनिया रुकती नहीं है। ऐसा भ्रम होता है बड़े लोगों को कि मैं चला रहा हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप दूसरे की जॉब को अप्रिशिएट नहीं करते हो, आपकी गंदी आदत पड़ चुकी है, ठीक है ना, किसी के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती। अब ज्यादातर केस में क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसका शिकार रहता है, ठीक है जी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट वगैरह करता क्या होता हूँ, साल के पहले दिन रॉ मटेरियल खरीद लिया, बैठ गए खाली 364 दिन। आपका काम बस परचेज करने का ही तो है, परचेज करो खाली बैठ जाओ। हमें देखो सारा साल हम प्रोडक्शन करते हैं, हम ना करें तो ये नहीं होने का, चलने की नहीं ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट में नहीं आने की। तो बाबू ये है डिफिकल्टी, ये है इनफ्लेक्सिबिलिटी कि हम दूसरे की जॉब को अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी जॉब के टुवर्ड्स नैरो आउटलुक रखते हैं, बड़ी छोटी सोच रखते हैं। समझ आती है बात? पढ़कर बताओ समझ आई?
ठीक है। अब फंक्शनल की सारी मेरिट्स होगी, सारी लिमिटेशंस हो गई। सुटेबिलिटी, कहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल है? दो ही सिचुएशन में सुटेबल है, व्हेन नंबर ऑफ फंक्शंस आर मोर। बेटा अगर ये बहुत ज्यादा होना नंबर ऑफ फंक्शंस, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल है। दूसरी बात बेटा, अगर ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है ना कि हमें स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है, तो स्पेशलाइजेशन इज द मेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो भी आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर ही चाहिए। नंबर ऑफ फंक्शन ज्यादा हो तब भी, और स्पेशलाइजेशन चाहिए हो तब भी। ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर पे वापसी करना। चारों मेरिट के नाम पढ़ लिए थे, ये तो मैंने करा दिए। तीनों लिमिटेशन के नाम पढ़ना, तीनों करा दिए। ठीक है, सुटेबिलिटी, डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ पे सुटेबल है। अब मैं बहुत काम की बात करूंगा, केस स्टडी की तरफ भी शिफ्ट हो रहा हूँ, आराम से सुनना। बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर की सुटेबिलिटी का ना पहला पॉइंट कहता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर वहां पे सुटेबल है जहां नंबर ऑफ डिविजन ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। अब बच्चे का ना एक बड़ा सोचा समझा सा क्वेश्चन होता है, अच्छा यार ये क्या बात कर रहे हो कि नंबर ऑफ फंक्शन ज्यादा तो ये, नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा तो ये सुटेबल, दोनों ज्यादा तो क्या? आया ना दिमाग में क्वेश्चन? अगर दोनों ही ज्यादा तो क्या भाई, एक तरफ आपने कह दिया नंबर ऑफ फंक्शन ज्यादा है तो ये अडॉप्ट कर लो। मान लो मैं कहूँ नंबर ऑफ फंक्शन 20 है, बहुत ज्यादा है, आप तो कह रहे हो ये अडॉप्ट कर लो, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा तो ये अडॉप्ट कर लो। मेरी कंपनी प्रोडक्ट भी 20 ही बनाती है, सब में 20-20 डिपार्टमेंट है। अगर दोनों ही ज्यादा तो क्या करूं, ये तो बताओ बेटा। अगर मैं केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और वैसे प्रैक्टिकल रियलिटी भी है, जब तक आप एक प्रोडक्ट बनाते हो ना, तब तक आप यहाँ पे रहते हो। दूसरा प्रोडक्ट बनाते ही, जैसी केस स्टडी का दूसरा प्रोडक्ट ये आ गया, बस कहानी चुपचाप यहाँ शिफ्ट हो जानी चाहिए, साइलेंटली। दिमाग बिल्कुल शिफ्ट हो जाना चाहिए कि बस यहाँ आंसर जा रहा है और कुछ नहीं होना इसमें। ठीक है जी, समझ में आती है बात? मैंने पहले मैं दूसरे सुटेबिलिटी की बात कर दूं, फिर कुछ और बात करता हूँ केस स्टडी की। बेटा दो जगह पे सुटेबल है डिविजनल स्ट्रक्चर, एक तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, वहां पर अच्छा डिविजनल स्ट्रक्चर है। दूसरा, अगर फर्म ज्यादा डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहती है, ज्यादा लोगों को नौकरियां देना चाहती है, ज्यादा एम्प्लॉय रखना चाहती है, ठीक है जी, तो ऐसी जगहों पे डिविजनल स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहीं डिपार्टमेंट ज्यादा बनेंगे, यहीं एम्प्लॉय ज्यादा आएंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन है। ठीक है, सुटेबिलिटी वाली बात डन। अब समझो केस स्टडी के एंगल से एक बात, मैंने अभी एक बात बोली बेटा, जब तक मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट बना रही है, तब तक मेरा आंसर फंक्शनल स्ट्रक्चर है। जैसे ही दूसरे की तरफ जाऊंगा, मेरा आंसर चुपचाप शिफ्ट हो जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर पे। बट बेटा ये दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, थोड़ा ना अच्छे से सोच लेना। मैंने मतलब ऐसी बहुत सारी केस स्टडी देखता हूँ जहाँ बच्चा गड़बड़ करके आता है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मान लो बेटा एक ना आप स्टेबलाइजर बना रहे हो, ठीक है, ये हमारी वैसे पहली केस स्टडी है ऑर्गेनाइजिंग की। स्टेबलाइजर बना रही है कंपनी, ठीक है जी, और वो स्टेबलाइजर ना एक पर्टिकुलर वोल्ट को ही स्टेबल करता है। ठीक है जी, लेट्स सपोज कि 120 वोल्ट से लेकर 260 वोल्ट, ठीक है, इसके बीच में बिजली रहती है तो वो स्टेबल कर देता है। ठीक है, अब कंपनी ने देखा कि ना दूसरे एरियाज में कंट्री के ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तो इन्होंने एक नया स्टेबलाइजर बनाया जो काफी काफी रेंज बढ़ा देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कौन सा स्ट्रक्चर? भाई साहब फंक्शनल। ये मत बता देना मेरे को कि नया प्रोडक्ट आ गया डिविजनल, भाई स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर ही रहा। देखो दूसरा प्रोडक्ट पता है कब दिमाग में आना चाहिए, जब रॉ मटेरियल बदल जाए, प्रोसेसेस बदल जाए। भैया स्टेबलाइजर ये बनाते थे, जो रॉ मटेरियल आता था, इसको बनाने पे भी तो वही रॉ मटेरियल आएगा, प्रोसेस भी सेम यूज होगी। अगर रॉ मटेरियल और प्रोसेस बदल जाए तो समझ लेना दूसरा प्रोडक्ट आ गया। अगर रॉ मटेरियल नहीं बदल रही, प्रोसेस नहीं बदल रही, दूसरा प्रोडक्ट आ कैसे गया? आंसर फंक्शन स्ट्रक्चर ही रहेगा, ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। समझ आती है बात अच्छे से? अब मैं एक और बात भी बोलता हूं, एक कंपनी पहले होम फर्नीचर सेगमेंट में थी, अब ऑफिस फर्नीचर सेगमेंट में चली गई है। कौन सा स्ट्रक्चर? फंक्शनल। भाई क्या बदल गया, मुझे थोड़ा सा बताओ, मैं नहीं समझा। डिविजनल कैसे होगा आंसर? क्या बदला, क्या, बस ये बताओ। रॉ मटेरियल बदल गया, वो क्या बदल जाएगा उसमें? रॉ मटेरियल तो नहीं बदलता, प्लाईवुड प्लाईवुड ही रही। प्रोसेस बदल गई, प्रोसेस भी नहीं बदली।
समझ में आ रही है ना बात? हमेशा जब भी देखना हो कि दूसरा प्रोडक्ट आया या नहीं आया, रॉ मटेरियल को सोच लेना, आपको खुद ब खुद हिंट मिल जाए। क्लियर है? कल अभी एक लेक्चर और लगना है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, वो लगा लें, फिर केस स्टडीज करेंगे, तब ये बातें और क्लियर करेंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।